हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8th का सेकंड चैप्टर के नोट्स। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये नोट्स हैं, आप लोग नोट करिए। और मैं आप लोगों के लिए एक ऑफ़र भी लेकर आई हूँ। जिसको भी कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्योंकि जैसे जनवरी मंथ आ गया है, क्योंकि एक एक क्लास एक एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरा एक एक चैप्टर डलेगा डेली, तो बहुत लेट होगा। तो जिसको पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए अपनी तैयारी के लिए, सब कुछ चाहिए इसमें, तो पर सब्जेक्ट आप लोगों को 199 में मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए इसको, इस पर विचार करिए। और जिसको चाहिए आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग इसको देखिए। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा कंप्लीट। और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे बाद में सारा अच्छे से। फरवरी से हम लोग टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। जिसको नोट्स चाहिए आप लोग मुझे मैसेज करें, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है और वैसे भी बहुत ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। लेकिन अगर हम इतने पैसे में हमें अगर कुछ अच्छा हमें स्टडी से जुड़ा हुआ मटेरियल मिल रहा है, तो उसमें बेनिफिट है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पूरे नोट्स इतने कराने में, मतलब आप लोग अगर कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को फ़ीस मंथली इससे ज़्यादा होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को पूरा नोट्स भी पूरा एक मंथ में तो नहीं हो पाता कोचिंग में, अगर आप लोग इससे ज़्यादा फ़ीस देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत कम दाम में आप लोगों को पूरी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी एक सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट का रेट है ये, तो आप लोग इस पर विचार करें और मुझे बताएं। जिसको चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के नए बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। कंपनी का आगमन 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफा कमाया जाता है। पूर्व में ईस्ट कंपनी का आगमन। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। भारत की खोज। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। 17वीं और 18वीं सदी में एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज़ डुबो देती,
रास्ते में रुकावटें खड़े कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्मात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तब कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। ये तक नहीं है, यहाँ पे तब होगा। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता यानी कि कोलकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। फरमान एक शाही आदेश होता है। अंग्रेज औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता था, व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, किलेबंदी को बढ़ाने से रोका, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अतः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अगर प्लासी के युद्ध का कारण पूछा जाए तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य में के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों के बीच मतभेद के कारण 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसमें सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थीं। सिराजुद्दौला का कारण अगर पूछा जाए युद्ध का कारण प्लासी के युद्ध में, तो आप ये अच्छे से लिख सकते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। 1764 में बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर का युद्ध में उसको भी हराना पड़ा। फिर मीर जाफ़र को नवाब बनाया, लेकिन जब मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा या बनना चाहेंगे। आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत के दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा मिला। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत से बेहिसाब दौलत जमा कर ली। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी कि अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401
102 पाउंड के बराबर थी। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी का फैलता शासन। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। सहायक संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अब आता है टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर हैदर अली, शासनकाल 1782 से 1799 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, शासनकाल 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69, 1780-84, 1719 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वॉडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। अब आते हैं मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया कि राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा यानी कि ओडिशा, आगरा, दिल्ली कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा युद्ध 1817 से 19 अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा, के नेतृत्व में सर्वोच्च की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर है। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब आता है विलय नीति। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई
जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उनकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर वे एक के बाद एक की रियायतें यानी कि सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। नए शासन की स्थापना। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए। न्याय व्यवस्था देखेंगे अब। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ये नोट करके लिखिएगा आप लोग। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। इसका कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको आप ध्यान से नोट करिए। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। आप लोगों को मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कल हम 3rd चैप्टर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आप इसको अच्छे से नोट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो मेरे पहुंच सके उन तक। और आप लोग इस पर भी विचार करें, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा फीस होता है। यहाँ पे आप लोगों को इतने में पर सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। आप लोग देखिए इसको। आप सबको राधे राधे।